हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6 क्लास सेट का। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। सिंपल सा बात है, हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा कि कैसे अंग्रेज़ों ने कुछ जगह से हार के गए और दोबारा अपने कई सारे आर्मी को बुलाए इंग्लैंड से और फिर से उस जगह को ऑक्युपाई कर लिए। इस चैप्टर में हम देखेंगे उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, जब महात्मा गांधी वगैरह सब लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो उस समय में उन्होंने अंग्रेज़ों ने एक रूल अपनाया कि क्यों ना इस देश को जो एजुकेशन है, यानी कि जो सिस्टम है पढ़ाई वाला, उसको हटा के अपना एजुकेशन लाया जाए। यानी कि जो भारत का हमारा सिस्टम था, पढ़ने का पाठशाला था पहले, उसको ये लोग हटा के अपना घुसेड़ दिए, यानी कि अंग्रेजी वाला भाषा, यानी कि अंग्रेजी एजुकेशन। वहीं से हम लोग का क्या हुआ, नॉलेज पूरी तरह से ख़त्म होने लगी थी। तो वही यहाँ पर लिखा गया सिविलाइजिंग द नेटिव, यानी कि सभ्य बनाने का काम था उनका देशियों का। यानी कि जो भारत के लोग थे वो लोग क्या बनाना चाह रहे थे, सभ्य बनाना चाह रहे थे कि यानी कि ये लोग मार धाड़ ना करें। वैसे ही एजुकेटिंग द नेशन, ये लोग चाहते थे कि नेशन को एजुकेट किया जाए, लेकिन किसके तरीके से? अंग्रेज़ों के तरीके से। यानी कि उनकी भाषाओं को सीखा जाए, उनके मैथ्स को, उनके इंग्लिश को सीखा जाए, और बाकी जो भारत की हमारी पाठशाला है उसको ख़त्म की जाए पूरी तरह से, क्योंकि हमारी भारत की पाठशाला बहुत अच्छी थी इनसे। लेकिन ये लोग क्या किए, उसको हटा के अपनी पाठशाला को, यानी कि अपनी एजुकेशन को लाना चाह रहे थे। तो वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किस तरीके से कई सारे एजुकेशन आए और कई सारे एजुकेशन लाए गए ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, पहले टॉपिक शुरू करने से पहले एक वर्ड है, ठीक है, जिसका नाम है लिंग्विस्ट। क्या नाम है? लिंग्विस्ट। इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपको जानना हो सकता है एग्जाम में आए। तो लिंग्विस्ट का मतलब है कि जो कई सारे भाषाओं को जानता हो, यानी कई सारे लैंग्वेज को जानता हो। जैसे ना, देखो लैंग्वेज से क्या होता है, LANG होता है ना शुरुआत का, इसका भी क्या है, LING, यानी कि लिंग्विस्ट, यानी कई सारे भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति। तो वही इंग्लिश में भी लिखा है, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, यानी कई सारे भाषाओं की जानकारी रखता हो और उसे पढ़ता हो। ठीक है, उसे कहेंगे क्या, लिंग्विस्टिक। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या आता है, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, यानी कि ब्रिटिश किस तरीके से एजुकेशन को देखते थे, यानी कि जो हमारा पाठशाला है, यानी कि जो हमारा शिक्षा है, ठीक है, एजुकेशन है, वो किस तरह से ब्रिटिश देखते थे, उनकी आंखों से, कि मतलब क्या वो देखते थे, क्या समझते थे, वो हम जानेंगे इस पैराग्राफ में। सबसे पहला आता है हमारा द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, यानी कि उनका नज़रिया। तो कह रहा है ये कहानी शुरू होती है कब, 1783 में, यानी कि 1783 में एक इंसान है जिसका नाम है विलियम जोन। कौन है? विलियम जोन, जो कि आता है कलकत्ता में। उसका एक अपॉइंटमेंट रहता है, अपॉइंटमेंट यानी कि एक मीटिंग का शेड्यूल रहता है। यही है हमारा विलियम जोन। कहाँ पर आता है? कलकत्ता में आता है एक अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट यानी कि एक मीटिंग के लिए आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? एक सुप्रीम कोर्ट जो होता है वहाँ पर, वहीं पर वो जूनियर जज बन के आता है। कहाँ पर? कलकत्ता में। सिंपल से कहा गया है, कहानी शुरू होती है 1783 में। एक इंसान आता है जिसका नाम विलियम जोन्स है, कलकत्ता में आता है। उसका अपॉइंटमेंट रहता है जूनियर जज के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज रहता है। जैसे मान लेते हैं ये जो बंदा है क्या है, जूनियर जज है। इसी से मिलने के लिए कौन आया रहता है? विलियम जोन्स आया रहता है। कहाँ पर? कलकत्ता में। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये विलियम जोन्स था, ये लिंग्विस्टिक था, यानी कि कई सारे भाषाओं को जानने वाला था। अभी मैंने ऊपर बताया कि लिंग्विस्ट मतलब कई सारे भाषाओं को जो जानता हो। तो कह रहा है कि जो विलियम जोन्स था ये लिंग्विस्ट था। ये कौन कौन सी भाषा जानता था? ये फ्रेंच जानता था, इंग्लिश जानता था, अरेबिक जानता था, और भी कई सारे भाषाओं को ये जानता था। तो आया था यहाँ पे कलकत्ता में। जब वो कलकत्ता में आया तो कहाँ पर गया? वो गया पंडितों के पास, यानी कि भारत में जो पंडित रहते थे उस समय में, लिखा है ना, एट कलकत्ता ही बिगन स्पेंडिंग मेनी आवर्स अ डे विथ पंडित, यानी कि एक दिन में कई सारे घंटे, यानी कि 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो किसके साथ बिताने लगा? पंडितों के साथ। अब पंडितों से वो क्या सीखने लगा? हिंदी भाषाएं सीखने लगा, संस्कृत भाषाएं सीखने लगा, ग्रामर सीखने लगा कि भारत में जो संस्कृत भाषा है उसका ग्रामर किस तरह से है। तो जाके वहाँ सीखता था। कौन? विलियम जोन्स। किन से सीखता था? पंडितों से। उसने मतलब विलियम जोन्स ने एक एक करके सारा चीज़ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? जैसे कि लॉ पढ़ा, यानी कि जो भारत का लॉ था वो पढ़ा। फिलॉसफी पढ़ा, यानी कि भारत की जो फिलॉसफी थी, ठीक है, भारत का जो धर्म था उसके बारे में पढ़ा। भारत को जो राजनीति था उसके बारे में पढ़ा। मोरालिटी, यानी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ पढ़ा। अर्थमेटिक, यानी कि भारत का जो मैथ था, यानी कि मैथमेटिक्स था, उसको पढ़ा। भारत की जो मेडिसिन थी, यानी कि हमारा ये जो क्या क्या नाम है, जो मेडिसिन वगैरह थी, जो पत्तों से लोग पंडितों वगैरह बनाते थे पहले के जो ऋषि मुनि थे, वो सब पढ़ा कि कैसे बुखार को, दवा को, कोई चोट लगता है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए नेचुरली। ये सब उसने पढ़ा। कहाँ पे? कोलकाता में। अगले कहता इसमें पैराग्राफ में कि जो जोन्स था उसके साथ कई सारे मतलब दोस्त बन गए थे यहाँ पर कलकत्ता में, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। यानी कि भाई अपने ही साथी को
दोस्त बनाया था जो कि इंग्लैंड के थे। उनके नाम थे हेनरी थॉमस कोलेब्रुक और नथेलियन हेलहेड। ये भी लोग क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे यहाँ के भारत के हर चीज़ को सीखने के लिए। जैसे अभी इसने सीखा ना, क्या सीखा, रिलीजन सीखा, पॉलिटिक्स के बारे में सीखा, मोरालिटी के बारे में सीखा। वैसे इसके जो दोस्त थे हेनरी और नथेलियन, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया, मेहनत किया यहाँ की चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो भी पहले की पुरानी चीज़ें थी, धर्म के बारे में, हमारे कथाओं के बारे में, रामायण के बारे में, जो भी चीज़ें थी सब इन्होंने सीखना चाह रहा था और सीखे भी इन्होंने। तीनों लोग मिलके सीख रहे थे कलकत्ता में पंडितों से। बाद में जब ये तीनों लोग अच्छे तरह से क्या किए, सीख गए, तो इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म किया बंगाल में ही, जिसका नाम था, क्या नाम था, एशियाटिक रिसर्चर्स। यानी कि जब ये पूरी तरह से वहाँ पे सीख गए, जो भी चीज़ भारत में होता था, इनकी भाषाएं सीख गए, संस्कृत बोलना सीख गए, जो भी चीज़ें यहाँ की सारी चीज़ों को जब सीख गए, तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाया जिसका नाम दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसका एक जर्नल बनाया गया, यानी कि एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम दिया गया एशियाटिक रिसर्चर्स। यानी कि ऐसे रिसर्चर जो कि बाहर से आए हैं और हमारे धर्म को सीख रहे हैं और सीख भी चुके हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ में कहता है, फिर कह रहा है कि जो विलियम जोन्स और कोलेब्रुक थे, यानी कि जो दोनों दोस्त बन गए थे अच्छी तरह से, और एक क्या फॉर्म कर दिए थे, एक अच्छी तरह से सोसाइटी भी फॉर्म कर लिए थे। किस नाम से, एशियाटिक नाम से। जब ये सोसाइटी फॉर्म हुआ तो कई लोगों ने पूछा कि भाई ये है क्या। तीन लोगों ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया कि जो भारत की हमारी सभ्यता है, ठीक है, जो भारत का रूल है, जो भारत का धर्म है, जो भारत की जो भी चीज़ है, वो बहुत ही अच्छे से इन लोग समझाते थे दूसरे लोगों को जो वहाँ पर लोग रहते थे, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग वहाँ पर रहते थे इसके अंडर में। ठीक है, तो जो इंग्लैंड से आए थे, बंगाल में रहते थे, उन लोगों को ये लोग सिखा रहे थे कि किस तरीके से जो भारत का धर्म है, रिचुअल्स हैं, जो भी चीज़ है, कितनी अच्छी है और किस तरह से ये बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कई सारे जो पुराने मूर्ति वगैरह थे, यानी कि कल्चर वगैरह थे, स्क्रिप्चर थे, उनको इन्होंने डिटेलिंग में पढ़ा और जाना कि किस तरीके से भारत में हर चीज़ कितनी बेहतरीन है। फिर इसमें बताया गया है कि जोन्स, वही यानी कि विलियम जोन्स और कोलेब्रुक ने ये देखा कि जो भारत की संस्कृति है, यानी कि जो भारत का हमारा धरोहर है, वो क्या हो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है इन अंग्रेज़ों की वजह से, यानी कि उसके दोस्तों की वजह से या उनके भाइयों की वजह से जो इंग्लैंड से आए थे। तो इन्होंने सोचा, यानी कि जोन्स और कोलेब्रुक ने सोचा कि क्यों ना इसको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि जो भारत की संस्कृति है इसको क्यों ना दोबारा रिगेन किया जाए, दोबारा इसको अस्तित्व में लाया जाए। ठीक है, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की भारत के लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग जो है अंग्रेज़ों की बात मन मानिए, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनकी बात न मानिए, आप अपने संस्कृति को, अपने धर्म को फॉलो करिए, आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे जाएंगे। तो उन्होंने समझाना चाहा कई सारे लोगों को, कई सारे बड़े बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, चाहे बीच में हर गांव में जाके समझाते थे कि जो भी आपका संस्कृति वो बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति को मत अपनाइए, चाहे जो भी वो करना चाह रहे थे। यानी कि कुछ तरह से क्या कर रहे थे, वो इंडियन कल्चर को वो दोबारा लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो इंडियन कल्चर भाई सबको पता है बहुत ही अच्छा था उस समय में और अभी भी ये बहुत अच्छा है। तो ये दोनों मिल के क्या कर रहे थे, भारतीय संस्कृति को दोबारा वापस लाना चाह रहे थे। जब ये सारी बातें चल रही थी तो जो इनके सीनियर थे, यानी कि विलियम जोन्स और कोलेब्रुक के जो सीनियर थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, दोनों जाके हर गांव में भारतीय संस्कृति को दोबारा लाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा दिखाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हम इस पर राज कर रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति को चलना चाहिए ना, भारत की संस्कृति गई तेल लेने। ठीक है, उन्होंने कहा, उनके सीनियर ने कहा। लेकिन ये भी लोग फिर भी क्या किए, उनका अपने सीनियर का बात न मान के फिर भी ये लोग अपना काम करते रहे, भारत की संस्कृति को जहाँ जितना हो सके उतना वापस लाने की कोशिश करते रहे ये लोग। जब इन लोगों ने देखा कि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है इसे बंद करने के लिए, इन्होंने कुछ पैसे जुटा के वही कहाँ पे, बंगाल में, यानी कि कलकत्ता में ही उन्होंने एक कॉलेज बनवाया। कॉलेज यानी कि एक तरह से स्कूल बनवाया जहाँ पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक चीज़ों को पढ़ाया जाता था, कि जो यानी कि जो अरेबिया के लोग थे, जो पर्शियन लोग थे और जहाँ के इस्लाम लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे, उनको उनकी संस्कृति को बताया जाता था उस कॉलेज में। ठीक है, ये लोग उस कॉलेज को इसलिए बनवाए थे ताकि जो अंग्रेज हैं कहीं गुस्सा में आकर इन दोनों को मार न दें। मान लो इन लोग को मार भी दिए तो कॉलेज रहेगा पढ़ने के लिए, वहाँ पर कई सारी व्यवस्था रहेंगी, तो लोग वहाँ जाके अपनी संस्कृति को पढ़ पाएंगे। इस तरीके से कलकत्ता में 1781 में क्या बनाया गया, एक मदरसा बनाया गया जहाँ पे अरेबिक लोगों को, पर्शियन लोगों को और इस्लामिक लोगों को उनकी संस्कृति को पढ़ाया जाता था। उसी तरह से 1791 में, यानी कि ठीक 10 साल बाद क्या हुआ, हिंदू कॉलेज बनाया गया बनारस में, जो अभी भी किस नाम से जाना जाता है, BHU वगैरह नाम से जाना जाता है। तो वही कह रहा है कि ये मद्रासा में, यानी कलकत्ता में 1781 में एक कॉलेज बना जिसमें अरेबिक को, पर्शियन को और इस्लाम को पढ़ाया जाता था। ठीक 10 साल बाद, यानी कि 1791 में हिंदू कॉलेज भी बनाया गया, कहाँ पर, बनारस में, जो कि इस नाम से, कि जो आजकल किस नाम से फेमस है, वाराणसी नाम से है। ठीक है,
टू इनकरेज करने के लिए संस्कृत भाषाओं को, ताकि संस्कृत भाषाओं को पढ़ाया जा सके और भारत की जो भी संस्कृति है उसको लोगों को बताया जा सके कि अपने संस्कृति को पूरी तरह से फॉलो करिए, हमारे यानी कि अंग्रेजी संस्कृति को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से 2 कॉलेज बनाए गए, यानी कि 2 स्कूल बनाए गए, एक कलकत्ता में 1781 में और एक 1791 में कहाँ पर, बनारस में। तो बनारस वाला जो था वो बस हिंदू के लिए था, जो भी हिंदू के लोग थे वहाँ पर जाके अपनी भाषाओं को, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को पढ़ सकते थे, अपना सकते थे। तो ये काम अंग्रेजों ने बढ़िया किया, यानी कि वो दोनों, कौन कौन, विलियम्स और कोलेब्रुक ने ये काम अच्छा किया। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि बहुत सारे जो ऑफिशियल थे, यानी जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर थे, ये देख के उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भाई अब गुस्सा आ रहा था, गुस्सा कंट्रोल करना था। क्यों कंट्रोल करना था? देखो हमने जो इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग डर रहे थे कहीं दोबारा ये लोग रिवोल्ट ना कर, कहीं दोबारा ये लोग युद्ध न छेड़ दे, इसी वजह से बस गुस्सा के रह जा रहे थे। तो ये विलियम्स और कोलेब्रुक ने इसका फ़ायदा उठा के 2 कॉलेज बनवा दिया। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, यानी कि जो उनकी बड़ी भूल थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा भूल था। क्या भूल था, देखते हैं। इस पैराग्राफ में कह रहा है 19वीं शताब्दी में, यानी कि 19th सेंचुरी में के आसपास है, वही 1857 के बाद वाला जो हिस्सा है उसके बाद बता रहा है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, यानी कि जो इनके सीनियर थे, इन दोनों के, किसके, विलियम जॉन्स और कोलेब्रुक के जो सीनियर थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। लेकिन अब भाई गुस्सा एक लिमिट तक ही होगा, जब गुस्सा उनका ओवर हो गया तो वो लोग क्या किए, जो ओरिएंटलिस्ट यानी कि यही दोनों लोग, यानी कि जो स्कॉलर का और कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हो, ठीक है, यानी कई सारी भाषाओं को जानते हो, कई सारी संस्कृतियों को जानते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, हिंदू को, मुस्लिम को सब बता रहे थे। तो जो इनके सीनियर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमारा ही संस्कृति इतना बेहतर है, यानी कि अंग्रेज़ों का संस्कृति इतना बेहतर है, तो तुम संस्कृत और अरेबिक भाषा क्यों सिखा रहे हैं, इनको मत सिखाओ, तुम कॉलेज वगैरह बंद करो। ठीक है, देखो लिखा भी है, कहाँ गया, सो द आर्गूड, यानी कि वो लोग जो बड़े ऑफिसर थे वो पूछ रहे थे कि ये गलत है, यानी कि जो तुम अरेबिक और संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं उन लोगों को, वो गलत है, क्योंकि हम इन पे राज कर रहे हैं, तो हमारी भाषा सिखाओ ना, हम अंग्रेजी सिखाओ, अंग्रेजी में जितने भी संस्कृति होते हैं, रिवाज होते हैं, उनको सिखाओ, इनकी भाषाओं को मत सिखाओ, क्योंकि ये संस्कृत भाषा इनकी है, हमें इनके ऊपर राज करना है, तो इन भाषाओं को मत सिखाओ। ठीक है, कि जिस वजह से सीनियर ऑफिसर इन पे दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि ये सब रोको जल्दी से। आखिर लास्ट में जाते जाते उन्होंने क्या किया, जहाँ से मार दिया, जो किसका नाम, इसको पता था, जेम्स मिल को, यानी कि एक लड़का था, वो भी क्या था, ओरिएंटलिस्ट है, यानी कि विलियम जोन्स की तरह और कोलेब्रुक की तरह ये भी एक स्कॉलर था, जो लोगों को क्या कर रहा था, सिखा रहा था उनकी भाषाओं में, यानी कि संस्कृत भाषाओं में, अरेबिक भाषाओं में उनको अपनी संस्कृति बता रहा था, उनके रिचुअल्स बता रहा था। ठीक है, जब इन्होंने सुना कि भाई और ज़्यादा हमारे क्या हो रहा है, घट रहे हैं, हमारी जो संस्कृति घट रही है, अंग्रेज़ों की संस्कृति घट रही है, तो उन्होंने क्या किया, जेम्स मिल को मार दिया। लिखा है ना, जेम्स मिल वाज वन हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, यानी कि उन पर अटैक कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने कहा कि देखो अब आज के बाद कोई भी संस्कृत भाषा या अंग्रेजी भाषा, अरेबिक भाषा में नहीं बात करेगा, जो भी बात करेगा वो अंग्रेजी भाषा में बात करेगा। जो भी कॉलेज हैं उनको भी बंद किया जाए और नए कॉलेज बनवाए जाएँ, जो कि बस अंग्रेज़ों का जो एजुकेशन सिस्टम है वही पढ़ाया जाएगा। बाकी जो बेकार के सिस्टम है, यानी कि वो लोग बेकार किसको कहते थे, अरेबिक को और संस्कृत भाषाओं को, यानी कि जो हमारी भारत की संस्कृति थी उसको लोग बेकार कहते थे, और उसकी जगह पे अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को लाना चाह रहे थे। तो इस पैराग्राफ में वही बताया गया है किस तरीके से वो लोग क्या किए, जो ओरिएंटलिस्ट था उसको मार दिए, और उन्हें सीधा सीधा कहा कि जो भी अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो हमारा नॉलेज लेगा, ना कि अपने देश का नॉलेज लेगा, यानी कि जो भी पढ़ेगा वो हमारा एजुकेशन होगा, तुम्हारा एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते 1830 में, यानी कि 1830 के आसपास जितने भी ओरिएंटलिस्ट उनको क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया, यानी कि मार दिया गया। बहुत ही तेज़ी से मार रहे थे लोग। लेकिन जात में जाते जाते एक नाम आया, ठीक है, जिसका नाम था क्या, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। मैकॉले का नाम आपने सुना होगा, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस पर जब रील्स देखते होंगे तो एक बार ज़रूर आया होगा इसका नाम, मैकॉले का। मैकॉले कौन था, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि गद्दार था ये। देखो इसने क्या किया था, बस भारत में नहीं, जितना भी दुनिया था जहाँ पर ये लोग राज करते थे, वहाँ ने मैकॉले ने एक क्या लिखा, एक पत्र लिखा। उस पत्र में बताया कि हर जगह का, यानी हर कंट्री का जो उसका संस्कृति है उसको कितना भी तरीके से हटाओ, ठीक है, और जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, यानी कि अंग्रेज़ों का जो हमारा जो अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम था उसको स्थापित करो। किसने कहा, मैकॉले ने कहा। मैकॉले ने कहा कि जैसे मान लेते हैं भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भारत में जो भी संस्कृति है, ठीक है, जो भी इनका भाषा है उसको हटाओ और अंग्रेज़ों की भाषा को लाओ, अंग्रेज़ों की स्कूलें लाओ, ताकि ये लोग क्या हो सके, सिविलाइज हो सके, ताकि सभ्य हो सके।
और जो इनकी भाषा है उनको ये लोग भूल सकें, यानी कि जो भी इनकी संस्कृति है, जो भी इनकी रचना है वो भूल सके। और क्या हुआ इसका रिजल्ट, हम लोग भूल चुके हैं। अगर हम लोग 100 लोग हैं तो 100 लोग में से मतलब 85% लोग ऐसे होंगे जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते हैं। 85 या 90% लोग ऐसे होंगे जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? इस मैकॉले की वजह से। क्योंकि इस मैकॉले ने सीधे सीधे क्या कर दिया था, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया था भारत के। और क्या लाया था, अपना एजुकेशन सिस्टम ला के थोप दिया था हमारे ऊपर। तो क्या कि हम लोगों ने पढ़ते गए और अपना जो संस्कृति था, जो अपनी भाषाएं थी, हम उसको भूलते गए। और आज क्या हुआ है, 100 लोगों में से 90 लोग भी संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, या जानता है जो पढ़ते ही नहीं है, तो कहाँ से जानेंगे। तो वही इसी वजह से हम लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, और जितनी भी भाषाएँ थी हमारी, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, वो सब ख़त्म हो गई हैं। बस कुछ ही बची हैं जो लोग पढ़ते हैं उसको। जो मैकॉले था उसने कहा, यही है मैकॉले, गद्दार, ठीक है। देखो लिखा है थॉमस ब्रिंगटन मैकॉले इन हिज स्टडी। उसने कहा वहाँ गवर्नमेंट से, यानी कि जो भारत में राज कर रही थी अंग्रेज़ कंपनी, जो उसकी सबसे सीनियर गवर्नमेंट था, यानी कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, उससे इसने कहा कि अपना पैसा बर्बाद करना बंद करो। किस पे? भारतीय संस्कृति पे। जो भी पैसा बर्बाद कर रहे हो उस पर, वही पैसा अपने संस्कृति बर्बाद करो, यानी कि अपने अंग्रेजी भाषा पे इन्वेस्ट करो, ताकि जितने भी भारत के लोग हैं वो क्या करें, अंग्रेजी भाषा को सीखें और हमारे तौर तरीके जानें, ताकि उनका तौर तरीका क्या हो, भूल जाए। और हम लोग वही किए हैं, सारा अपना तौर तरीका भूल गए हैं। जो भी संस्कृति है वो भी भूल गए हैं, जो भी संस्कृत भाषा है किसी को बोलनी नहीं आती है। तो इसका क्या हुआ, काम सफल हुआ। तो ये बता रहा है कि लिखा है ना, स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लैंग्वेज। ओरिएंटल यानी कि वही हमारा देसी जो लैंग्वेज है उस पर पैसा इन्वेस्ट करना बंद करो। और किस पे इन्वेस्ट करो, अपने भाषाओं पे, यानी कि अंग्रेज़ों की भाषाओं पे, अंग्रेज़ों के एजुकेशन पे। देखो यहाँ वही चीज़ लिखा है कि बहुत एनर्जी के साथ, यानी कि एक पत्र लिखा उन्होंने, जब मैं बताया था ना कि पत्र लिखा था सबसे बड़े ऑफिसर को, उसने कहा कि क्या पढ़ा जाए, टीच किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज को बस, यानी कि जो हमारी भाषा है, जो अंग्रेज़ी है, बस उसी को पढ़ाया जाए, बाकी जो सब्जेक्ट है उनको हटा दिया जाए, ताकि जो इंसान है, यानी कि जो भारत के लोग हैं, वो क्या जान सकें, हमारी भाषाओं को जान सकें, और जो भी हमने लिखा है उसको पढ़ सकें, यानी कि हमारे इतिहास को जानें, अपने इतिहास को भूल जाएं। किसने कहा? मैकॉले ने कहा, ठीक है। और जो भी भारत के लोग हैं वो अपनी सभ्यता को छोड़ के हमारी सभ्यता को अपनाएं और हमारी तरह रहें, हमारी तरह खाने पिएं, हमारी तरह ड्रेस पहने, हमारी तरह जो भी है रह सकें, अपनी सभ्यता को भूल जाएं। तो हम लोग क्या किए, वही किए हैं ना, उनकी सभ्यता को पूरी तरह से अपनाए हैं। टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, लेदर के जूस जो भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। हमारा क्या है, हमारा सब तो भूल चुके हैं अपना। लास्ट में 80 यानी कि 1835 में ये जो इंग्लिश एजुकेशन था क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हो गया। लिखा ना, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि 1835 में, ठीक है। कब? 1835 में मैकॉले का एजुकेशन आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती थी, गवर्नमेंट भी वही चाहती थी जो मैकॉले चाहता था। तो मैकॉले का प्लान क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, और आखिर जाते जाते 1835 में इंग्लिश एजुकेशन स्थापित हो गया पूरे भारत देश में। और जो कॉलेज जो बनवाए गए थे, कहाँ गया, कलकत्ता मद्रासा में, ठीक है, और बनारस संस्कृत कॉलेज था। इसके लोग क्या है, मैकॉले ने कहा कि जो भी ये दोनों कॉलेज हैं इस पे पैसा इन्वेस्ट करना बंद करें, और अपना जो स्कूल खुला है, यानी कि जो इंग्लिश स्कूल खुला है उस पर पैसा इन्वेस्ट करें। और क्या कहा जाए, जो भी दोनों कॉलेज हैं, यानी कि बनारस संस्कृत जो कॉलेज है और मद्रासा जो कलकत्ता में है, इन दोनों को क्या कहा जाए, टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा जाए। यानी कि जो भी वहाँ जाएगा वहाँ कुछ नहीं पाएगा, बस क्या पाएगा, जली फूली किताबें पाएगा, जो कि भारतीय संस्कृति की होंगी। तो लोग क्या हुए, जाना बंद कर दिए, और सब लोग कहाँ जाना बंद कर दिए, इस संस्कृत कॉलेज में और मद्रासा के कलकत्ता में। अब उसके बाद से ये दोनों बंद हो गया, तो लोग क्या पढ़ने लगे, इंग्लिश भाषाओं को पढ़ने लगे और उनके तौर तरीके जानने लगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है एजुकेशन फॉर कॉमर्स, यानी कि जो शिक्षा थी वो बिजनेस के लिए ये लोग करते थे। यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे एजुकेशन को इसलिए लाए थे ताकि क्या कर सकें, व्यापार कर सकें और अच्छे से, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो किस में व्यस्त रहें, हमारे एजुकेशन में व्यस्त रहें, और हम अच्छे से इनको लूट सकें। फिर कह रहा है 1854 में, यानी कि 1835 में इनका एजुकेशन सिस्टम आ गया था, और 1854 में एक डायरेक्टर थे जिसका नाम था, क्या नाम था, कहाँ गया, चार्ल्स वुड नाम था। इन्होंने मतलब सहमति भरी कि ठीक है, जो भी ये जो मैकॉले कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और क्यों ना इसको पूरी देश में फैलाया जाए, यानी कि पूरे भारत देश में, बस कलकत्ता और बनारस में नहीं, पूरे देश में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी जगह हो, पूरे जगह पे क्या हो, हमारा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हो। बाकी जो हमारा सिस्टम है, यानी कि जो भारतीय सिस्टम है,
उसको पूरी तरह से जला दिया जाए या बंद कर दिया जाए, ताकि जो वहाँ के लोग हैं अपने सिस्टम को भूल के, यानी कि अपने संस्कृति को भूल के हमारी संस्कृति को अपनाएं और हम अच्छे से व्यापार कर सकें, यानी कि बिजनेस कर सकें। इसके साथ ही जो हमारे चार्ल्स वुड थे वो एक चीज़ और चाहता था, वो चाहता था कि जितने भी भाई हमारे अंग्रेजी किताबें हैं उनमें ऐसी ऐसी कहानियाँ दी जाएँ जिसके वजह से ये लोग क्या बने, इसको पढ़ करके हमारा सर्वेंट बने, यानी कि हमारा नौकर बने, हमारे गुलाम बने। और यही लोग चाहते थे, अंग्रेज़ लोग यही तो चाहते थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ें और कहानियों को पढ़ें, जिसकी वजह से ये लोग क्या होंगे, थोड़ा सिविलाइज होंगे, थोड़ा सभ्य होंगे और हमारा जॉब करेंगे, यानी कि हमारी गुलामी करेंगे कुछ पैसों के लिए। और वही सब करते हैं, अभी भी वही चलता है। लगो जब बच्चा पैदा होता है तो 3 साल के बाद से लेकर लगभग 30 साल तक वो मेहनत करता है, यानी कि पढ़ाई करता है, यानी कि लगभग 27 साल तक वो पढ़ता है। ठीक है, ध्यान सुनना, बस 27 साल तक पढ़ता है। और उसके बाद जब क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाता है तो फिर जॉब के लिए कोशिश करता है, यानी कि लगभग 30 से 35 साल तक वो मेहनत करता रहता है बस क्या पाने के लिए, 40-50 हज़ार का, 70 हज़ार का, 80 हज़ार का, मैक्सिमम 1 लाख रुपए का जॉब पाने के लिए। ठीक है, और यही वो चाहते थे। भाई अब क्या करते हैं, जाके गुलामी ही तो करते हैं जॉब की। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब जॉब पा जाते हैं तब गवर्नमेंट की गुलामी ही तो करते हैं, जो गवर्नमेंट करता है वो आप करते हैं 1 लाख रुपए के लिए। और यही लोग चाहते थे उस समय में, यानी कि 1835 में जब ये स्थापित हुआ था तो अंग्रेज यही चाहते थे कि ये पढ़ें 10 तक या 12 तक जो भी पढ़ें, इसके बाद क्या करें, कुछ पैसों के लिए ये हमारा गुलामी करें, ये हमारी सर्वेंट बने। और वही चीज़ हुआ और अभी भी वही हो रहा है। ठीक है, देखो अगर अभी डाटा उठाओगे अमेरिका का तो वहाँ पे देखोगे अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 70% लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे, यानी कि जॉब के पीछे नहीं भागते हैं। वो लोग कहाँ भागते हैं, बिजनेस के पीछे। क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम में अगर जॉब करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपये आप महीना कमाते हैं, फिर भी पूरे लाइफ टाइम में आप क्या करेंगे, बहुत कमा लेंगे तो 3 से 4 करोड़, लेकिन वो भी इकट्ठा नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर इकट्ठा भी होगा तो बहुत होगा, 1.5 से 2 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कमा लेंगे। लेकिन वही आपका बिजनेस कोई अच्छा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो भी जिस बिजनेस है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 30 साल आपने मेहनत किया, ठीक है, 30 साल में लगभग आपका 30 लाख रुपया लगेगा, मिनिमम 30 लाख रुपया लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, 30 लाख में आप जॉब पा गए तब की बात कर, नहीं पाए तो तब तक तो 30 लाख रुपया बर्बाद हो गया। अगर जॉब पा गया आपने और 30 लाख रुपया इन्वेस्ट करके क्या किया आपने, 1 लाख रुपये महीने का जॉब उठाया। अब 1 लाख रुपये महीने कमाएंगे तो खर्च भी होगा, तो वही मान लेते हैं कि आप लाइफ टाइम में पूरे 3 से 4 करोड़ रुपया कमाते हैं। सोचिए 30 साल आप मेहनत किए हैं, 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं और क्या कमा रहे हैं, बस 3 से 4 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और वही मेहनत यानी कि 30 साल का मेहनत ना करके बस अब 10 से 15 साल मेहनत करके, यानी कि 15 साल भी बहुत ज़्यादा है यार, बस 10 साल मेहनत करके आप 30 लाख रुपया कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो वो 10 से 15 साल के अंदर ही आप लोग 4 से 10, 5 से 6 करोड़ रुपया आराम से कमा लेंगे। तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, क्या चाहते थे, वो बस सर्वेंट यानी कि गुलामी करें, जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ना कि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में 100 लोग में से 70% लोग बिजनेस के पीछे भागते हैं, और इंडिया में 100 में से 95% लोग क्या करते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने वैसा बना दिया है हमको। ठीक है, अब इसको निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है ऐसा। तो वो सब बात की बात है। तो यही मतलब अंग्रेज इंग्लिश एजुकेशन का ये मतलब था, जो वो लोग क्या हुए सक्सेस भी हुए अपने प्लान में, और अभी भी वही चलता चला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमको सरकारी नौकरी चाहिए, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। जब ये सब चल रहा था, जब मैकॉले और चार्ल्स वुड मिल के अपना इंग्लिश एजुकेशन को स्थापित कर रहे थे, तो उसी में एक नए हमारे क्या बोलते हैं मिशनरी आए, यानी कि एक अध्यापक आए, अध्यापक नहीं कर सकते, एक पोएट्री कर सकते हैं, जिसका नाम था विलियम कैरी। क्या नाम था, विलियम कैरी। ये चाहते थे ठीक है भाई तुम इंग्लिश एजुकेशन ला रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन में तुम मोरल एजुकेशन भी रखो, जो अभी भी हम पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये कुछ लोग थे जो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, अपना एजुकेशन सिस्टम को लाना चाह रहे थे और लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे थे, और वही हुआ। तो वही कह रहा है कि विलियम कैरी ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, उस इंग्लिश के साथ एक मोरल एजुकेशन भी जोड़ना चाह रहे थे, ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई मोरलिटी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं और गुलामी करते जा रहे हैं। तो ये लाना चाह रहे थे और शायद लाए भी, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या हो पाए, उसमें जानकारी हो पाया, और कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे, जो उनको समझाना था, जैसे कि टाटा हो गए, बहुत सारे लोग हैं, जमशेदपुर टाटा। तो इस तरीके से क्या हुए, कुछ लोग आए जो अच्छे काम किए, लेकिन मैक्सिमम क्या लेते हैं, अपने आप को यानी कि भारतीय लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे थे, और बना के चले भी गए। और अभी भी लोग क्या है, हमारे भारत के ही गुलाम हैं, जो जॉब के पीछे भागते रहते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा
व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल, यानी कि जब इंग्लिश स्कूल आने लगे तो जो पुराने लोकल स्कूल थे हमारे, जो पंडित वगैरह पढ़ाते थे बच्चों को, वो स्कूल क्या हुए, वो झोपड़ी नहीं, आप देखते होंगे रामायण वगैरह में जो बच्चे थे नीचे बैठ के, एक वृक्ष के नीचे यानी एक पेड़ के नीचे बैठ के जो टीचर थे हमारे, यानी कि जो गुरु थे वो पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे। तो वो कह रहा कि वो स्कूल का क्या हुआ, यानी कि जब नए स्कूल आने लगे, जो इंग्लिश स्कूल आने लगे, तो पुराने स्कूलों का क्या हुआ। तो इसके लिए एक रिपोर्ट आता है जो लिखा है विलियम एडम ने। विलियम एडम क्या लिखे थे, घूमते थे ये पूरे देश में और पता लगाते थे किस राज्य में या किस सिटी में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब चल रहा है तो उसको सुधारा जाए। तो ये गए 1830 में, ठीक है, कब की बात है, 80-30, यानी कि जब चल रहा था ये एजुकेशन सिस्टम वाला, तभी की बात है। कह रहा विलियम एडम ने 2 जगह घूमने गए हैं। कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में ये घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा इंग्लिश सिस्टम था, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम था, वो क्या रहा था, बहुत ही ख़राब हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था। देखते हैं इस रिपोर्ट को। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको बस ध्यान सुनना, बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये घूमने गए थे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में और बिहार के कुछ ज़िलों में, इन्होंने देखा कि भाई देखो, मैंने पहले बताया था कि जो इंग्लिश सिस्टम था कब आया था, 1835 में आया था, और ये कब की बात है, 1830, यानी कि जस्ट 5 साल पहले की बात है। जब ये घूम रहे थे बिहार में और वेस्ट बंगाल में, तो इन्होंने देखा कि लगभग हर एक गांव में एक पाठशाला था। पाठशाला यानी कि भारतीय का, मतलब भारत का एक स्कूल था, जिसमें लगभग 1 लाख पाठशाला इन्होंने देखा। कहाँ पर, बिहार और बंगाल में मिला के। अब सोचो, बस बिहार और बंगाल में मिला के 1 लाख पाठशाला थे। पूरे भारत में कितने पाठशाला रहे होंगे हमारे भारत के, यानी जिसमें भारतीय बच्चे उसमें पढ़ते थे और अपने संस्कृति को, अपने रिचुअल्स को, अपने धर्म को बारे में जानते थे, यानी कि जानना चाहते थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एडम ने देखा कि लगभग बस बिहार और बंगाल में 1 लाख पाठशाला है, जिसमें एक पाठशाला में लगभग 20 लड़के मतलब पढ़ते थे, यानी कि एक टाइम पे 20 लड़के ही बैठते थे। अब क्या होता है, एक टाइम पे लगभग 40-45 बच्चे पढ़ते हैं, कभी कभी तो 60 बच्चे हो जाते हैं एक ही सेक्शन में। आपके स्कूल में सेक्शन होगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन होगा, आप ही काउंट करिएगा कि एक सेक्शन में कम से कम होंगे तब भी 35 बच्चे होंगे। और पहले क्या था, ये बस 20 बच्चे बैठते थे बस एक क्लास में। सोचो, उस समय में 1 लाख पाठशाला थी बस बिहार और बंगाल में, जिसमें से एक क्लास में बस 20 बच्चे बैठते थे, फिर भी मिला के 20 लाख स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है। 1 लाख पाठशाला थी बिहार और बंगाल में, और उस 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से बस एक क्लास में बस 20 बच्चे बैठते थे। सोचो, 1 लाख पाठशाला थी, 20 लाख बच्चे थे, और एक क्लास में बस 20 बच्चे बैठते थे, जिसकी वजह से और अच्छे से उनको समझ में आता था। और अब क्या हो रहा है, एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल में लगभग 2-3 हज़ार बच्चे हैं और एक क्लास में लगभग 40-50 बच्चे हैं, और पढ़ाया क्या जाता है इंग्लिश। किस लिए पढ़ाया जाता है, नौकरी के लिए, ताकि बच्चे नौकरी के लिए लड़े पड़े रहें, दिन भर ज़िंदगी भर नौकरी करते रहें, गुलामी का काम करते रहें, और लास्ट में जब मरे तो कमर के ख़त्म हो जाए। बस यही रह गया है अंग्रेज़ों का मानना, जो कि अभी भी हो रहा है, ठीक है। हम लोग 30 साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी नहीं लगी तो घूम के गाँव में आ जाते हैं, अब वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। नौकरी लग भी गई, अगर 1 लाख रुपये महीने पा भी रहे हैं, तभी आप क्या करते हैं, ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और फैमिली से दूर रहते हैं, और वही अंग्रेज चाहते थे और वही हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने, विलियम एडम का रिपोर्ट काफ़ी अच्छा था, जस्ट 5 साल पहले जब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम नहीं आया था। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, सारे पाठशालाओं को उन्होंने जला दिया, सारे पाठशालाओं को उन्होंने बंद कर दिया, और अपने सिस्टम को, यानी कि अपने स्कूल को उन्होंने लाया, स्थापित किया। देखो यहाँ पे ये भी बताया गया है, जो उस समय के स्कूल थे, यानी कि जो हमारे पाठशाला थे। देखो, जब मैं 2 चीज़ कहूँगा, जब अपनी बात कहूँगा तो पाठशाला की बात कहूँगा, यानी जहाँ भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाती थी, और जब अंग्रेजों की मैं कहूँगा तो क्या कहूँगा, स्कूल या कॉलेज कहूँगा, ठीक है। तो वही ध्यान देना। तो यह बता रहा है कि जो हमारे पाठशाला थे, यानी कि जो हमारे भारतीय स्कूल थे, उसमें ना ही कोई फीस लगता था, ठीक है। फीस लगता भी था तो चावल गेहूँ थोड़ा देना रहता था, पंडितों के जो गुरु हमारे थे उनको खाने पीने के लिए थोड़ा देना रहता था। ना ही कोई किताबें थी। अब तो क्या हुई, किताबें आ गई हैं, बस किताबों को रटते रहो, लेकिन पहले कोई किताबें नहीं थी। बस क्या था, मुंह से बोला गया एक कहानी था, एक जिसे बच्चे सुन के पढ़ते थे और उसको एनालाइज करते थे, ठीक है। ना ही कोई बिल्डिंग थी स्कूल की, ठीक है। यहाँ तो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं ताकि पता चले कि हमारा स्कूल सबसे बढ़िया है, ठीक है। और ना ही पहले बेंचेस थी, यानी कि पहले बेंच नहीं थे बैठने के लिए। पहले कहाँ लोग बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठ के आराम से अपना पढ़ते थे, मौसम मस्ती होकर, एकदम ठंडे मौसम में। और अब क्या होता है, रूम में बैठ जाते हैं, चार दीवार में घिरे हुए, जैसा लगता है जेल में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब है, पहले कोई चेयर नहीं था, अब क्या है, चेयर है, बेंच है, सब कुछ है। ब्लैक बोर्ड नहीं थे, यानी कि अब क्या है, ब्लैक बोर्ड में आती है मैम, जो बुक में लिखा रहता है वही लिखवा के चली जाती है। और पहले ये सब नहीं था, पहले बच्चों को समझाया जाता था पेड़ के नीचे। सोचो कितना मज़ा आता होगा पहले के एजुकेशन सिस्टम में। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस नहीं थी कि भाई मैथ का अलग क्लासेस है, इंग्लिश का अलग क्लासेस है,
पहले सब चीज़ एक ही में पढ़ाया जाता था बारी बारी करके, और इतने अच्छे से पढ़ाया जाता था कि सारे बच्चे क्या होते थे, एक से एक निकलते थे, यानी कि बड़े बड़े लोग निकलते थे। और जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा, वहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होते थे, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था कि आपको डेली 7 बजे ही आना है, ठीक है। 7 बजे से पहली बात कॉलेज स्कूल ही नहीं लगता था वहाँ, फिक्स टाइम मॉर्निंग में लोग पढ़ाते सुबह में, ताकि सबका दिमाग फ्रेश रहे, ठीक है। वहाँ कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था कि आपको एग्ज़ाम में पास करना है। अब क्या हो रहा है, एग्ज़ाम में पास करना है तो दिन भर आपको रटना है, जितना रट सकते हैं रट लो, रट के क्या होना है, 90% 95% लाना है। उसका नंबर क्या 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 किस कोई कीमत है उसकी, कोई कीमत नहीं है। बस उस नंबर से क्या कहोगे, बस आप अच्छे दिखेंगे। किसको अच्छे दिखेंगे, वो तो आपको पता होता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ये बस नंबर रह गया है, लेकिन पहले ये सब नहीं था हमारे सिस्टम में। कोई पूछता है आपसे कि पहले पाठशाला कैसी थी, सब बता सकते हैं कि ना ही पहले स्कूल था, ना ही पहले एग्जामिनेशन होता था। बस बच्चों को क्या करता है, पूरी तरह से एक अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में और अपने संस्कृत भाषाओं के बारे में लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखो यहाँ एडम ने बताया, यानी कि विलियम एडम ने बताया है कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर बताया किस तरीके से फीस दिया जाता था। अब क्या होता, पहले अभी का मैं बता देता हूँ। अभी आप लोग जानते भी हैं कि हर बच्चे का फीस सेम होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, और गरीब होगा तब भी वो 3000 पर मंथली देगा, और अमीर होगा तब भी वो 3000 पर मंथली देगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, और उस पाठशाला में कोई किसका बच्चा है, कोई राजा का लड़का या कोई किसी नवाब का लड़का है, तो उसको फीस ज़्यादा देना पड़ता था। और राजा पर मर्ज से देता भी था। जो गुरु थे उस समय के, वो मांगते नहीं थे, राजा खुद ही जाके उसको देता था कि अब मेरे पास है, आप रख लीजिए। जो गरीब लड़के होते थे, उनका जितना हो पाता था वो उतना ही देते थे। ऐसा नहीं है कि अगर राजा 1 लाख रुपया दे रहा है तो गरीब के बच्चा भी 1 लाख रुपया देगा। पहले ऐसा नहीं था। आपके पास जितना हो सकता है उतना उस गुरु को दे दीजिए, ताकि वो खा पी ले। उसको क्या था, गुरु को अब भाई पैसा थोड़ी नहीं खरीदता था, या कोई कपड़े थोड़ी नहीं खरीदने थे उसको, या मोबाइल वगैरह थोड़ी नहीं खरीदना था कि उसको पैसा चाहिए। उस पैसे से बस क्या चलना था, उसको खाना खाना था, अपना पेट भरना था और फैमिली का पेट भरना था, और कॉलेज को यानी कि पाठशाला को और अच्छा बनाना था, ठीक है। इस तरीके से पहले के फीस जो थे डिपेंडेंट होने थे कि जो ज़्यादा अमीर होगा वो उतना देगा, जो कम अमीर होगा वो कम देगा। यही सब चीज़ों को देख के अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस सब सिस्टम को हटाना चाहा। क्योंकि हम लोग अगर ऐसे ही पढ़ते रहते अपने पाठशाला को, तो हम लोग बहुत आगे जाते। इसमें अमेरिका भी हमसे पीछे होता। लेकिन क्या किया उन लोगों ने, पूरी तरह से सिस्टम को ही बदल डाला और हम सबसे नीचे आ गए। अमेरिका से भी बहुत पीछे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम अमेरिका से बहुत आगे होते। अमेरिका का, चाइना, जापान जितना भी, हम सबसे आगे होते इस समय में। अगला टॉपिक आता है हमारा न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, यानी कि अंग्रेज़ों के आने के बाद, यानी कि जब इंग्लिश मीडियम स्थापित हो गया लगभग हर जगह पे पूरे भारत में, तो नए दिनचर्या को बनाया गया। यानी कि देखो, जो पहले के मैंने बताया ना कि जो पहले पाठशाला चलते थे उसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता था। जब मन करे तब आइए, शिक्षा लीजिए, ग्रहण करिए और घर जाइए, ठीक है। लेकिन अब क्या था, जब इंग्लिश मीडियम आ गया था तो एक टाइम टेबल बना। जैसे अभी का टाइम टेबल है 8-9 बजे स्कूल आपका लगता होगा, तो वैसे ही जब इंग्लिश मीडियम आने लगा तो एक टाइम टेबल बन गया, एक रूटीन बन गया कि आपको इतने बजे आना है और इतने बजे घर जाना है। यानी कि अब क्या बना दिया गया, आपको एक कैदी बना दिया गया कि इतने बजे तुम जेल में आओगे, जेल में रहोगे, जो भी तुम सीखोगे गुलामी वाला वो सीख कर तुम घर जाओगे, और उसी को फिर से पढ़ोगे कि किस तरीके से गुलाम बनते हैं। आप लोग यही तो करते हैं, गुलामी का जीवन तो जीते हैं। पहले इंटर तक गुलामी का नंबर लाने के लिए गुलामी करेंगे कि जितना हो सके उतना नंबर लाएं। फिर इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन या बीटेक आईआईटी करेंगे तो उसमें पास होने के लिए मेहनत करेंगे। वही मेहनत अगर आप बिजनेस में करते हैं तो आप पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप करोड़पति तो ऐसा ही बन जाएंगे। बस कोई, आप क्या करना है, आपको एक अच्छा बिजनेस चुनना है और वही 30 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कोई बिजनेस उठा ले और चल जाए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन पता हो, तब आप उस बिज़नेस में जाके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा गया है कि जो इंग्लिश स्कूल थे वहाँ के जो टीचर थे अंग्रेज़ लोग, वो कहते थे कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें, रेगुलर फ़ीस जमा करें। जो अभी भी होता है ना आपके स्कूल में, जब स्कूल जाते होंगे, जब एग्ज़ाम आता होगा तो मैम लोग, टीचर लोग कहती होंगी कि एग्ज़ाम के पहले फ़ीस जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। ये किसकी भाषा है, उनकी भाषा नहीं है, ये अंग्रेज़ों की भाषा है, जो सिखाते अभी तक चल रहा है। देखो साफ साफ लिखा है इसमें कि अंग्रेज़ कहते थे कि स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट एंड फिक्स सीट एंड ओबे द न्यू रूल्स एंड डिसिप्लिन। ये सब अभी तो होता है, अंग्रेज़ों ने ही तो लाया है। देखो तो लिखा है ना कि विद्यार्थी को हमेशा फीस पे करना है, रेगुलर स्कूल आना है, ठीक है, बेंच पे बैठना है, ड्रेस में आना है और अपने टीचरों का सम्मान करना। वो तो पहले भी था, लेकिन ये जो एक कड़ी बन गई है, ठीक है, कि स्कूल आना ही आना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना, रटना ही रटना है, गुलामी करना ही करना है, तो भाई सब उनका था, अंग्रेज़ों का।
सिखाते गए और इतनी तरह से सिखा दिए कि हम लोग उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि पाठशाला जो है ख़त्म हो रही थी, लेकिन कुछ पाठशाला थी जो क्या थी, अभी भी खड़ी थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जो पाठशाला बच गई हैं, जो जली नहीं हैं, जो अभी भी चल रही हैं थोड़ा बहुत, उनको क्या करो, उनके अंदर इंफॉर्मेशन भिजवा दो कि जो भी पाठशाला है आज से हमारे रूटीन को, हमारे नए रूल्स को फॉलो करेंगी, और जो भी पाठशाला हमारे रूल्स को नहीं फॉलो करती हैं उनको बंद कर दो। ठीक है, इस तरीके से हुआ ताकि जो भी पाठशाला बची हैं वो भी क्या हों, गुलामी की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तो उन्होंने एक नया रूल भिजवाया कि जितनी भी पाठशाला बची हैं उनको कहो कि हमारे किताबें, हमारे नए रूल्स, हमारे रूटीन, हमारे जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करें। जिसके वजह से क्या हुआ, जो गरीब बच्चे थे अब भाई वो तो फीस दे नहीं पाते थे। ठीक है, जो भी फीस लगता था उसमें 5 रुपये 10 रुपये उसमें बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो उस समय जो गरीब बच्चे थे वो तो भाई पढ़ नहीं पाते थे, और वही धीरे धीरे क्या हुआ, वो पढ़ना ही ख़त्म कर दिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास फीस नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरी तरह से पूरे भारत में अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिस्टम पे काबू कर लिया और पूरी तरह से बिजनेस अपना फैला दिया। लगभग 400 सालों तक उन्होंने राज किया पूरे भारत में, और जो भी चीज़ था सब लूट के लेके चले गए। अगला टॉपिक आता है हमारा द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन, यानी कि जब ये चल रहा था तो कुछ लोगों ने इसका अपोज किया, जिसकी वजह से ये एक एजेंडा बन गया। एजेंडा यानी कि एक मुद्दा बन गया, जिसकी वजह से बताया गया कि जो नेशनल एजुकेशन है ये किस तरह से है। देखते हैं। देखो, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बस अंग्रेज ही ऐसे नहीं थे जो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम बढ़े। भाई सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, भाई पढ़ना चाहिए, सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन गुलामी वाला एजुकेशन हमको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो हमारी पाठशाला थी वो भी तो पढ़ाती ही थी ना, शिक्षा देती थी, लेकिन गुलाम नहीं बनवाती थी। लेकिन जो अंग्रेज़ वाला एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से गुलाम बनवाती है। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे क्या हो, पूरे भारत में हमारा एजुकेशन सिस्टम चले, यानी कि अंग्रेजी वाला एजुकेशन सिस्टम चले। और वहीं साथ ही साथ जो हमारे भारत के कुछ लोग थे, यानी कि जो भारत के बड़े बड़े राजा थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो भी चाहते थे, भाई सब लोग चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हर जगह हो। तो भी लोग यही कहते थे, मतलब कि रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेज़ों से कि जो भी आपको स्कूल बनवा रहे हैं वो हर जगह पे बनवाइए और उसका थोड़ा फीस कम करिए ताकि हर बच्चे पढ़ सकें। भाई उनका मानना था कि भाई बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अंग्रेज़ क्या करना चाह रहे थे, बच्चों को गुलाम बनवा के अपना काम निकलवाना चाह रहे थे, और वही हुआ। तो यहाँ पर लिखा है कि बस ब्रिटिश वालों ही नहीं बल्कि इंडिया के कुछ लोग भी थे जो क्या करना चाह रहे थे, कॉलेज वगैरह को बनवाना चाह रहे थे और एक अपने भारत को एक मॉडर्नाइज करना चाह रहे थे, यानी कि और ज़्यादा सभ्य बनाना चाह रहे थे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, क्या हुआ, सभ्य तो बना लेकिन एक तरह से गुलाम बन गया, एक तरह से सर्वेंट बन गया, नौकर बन गया, जो अभी भी चलता चला जा रहा है। तो कह रहा है कि इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, यानी कि जो भी लोग थे उस समय में जो बनवाना चाह रहे थे कॉलेज स्कूल, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये लोग क्या बनवाना चाह रहे थे, गुलाम बनवाना चाह रहे थे। तो वही सब हम क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 नए हीरो आते हैं, हीरो यानी कि सुपर हीरो आते हैं जो अपोज करते हैं किसको, इंग्लिश एजुकेशन को। देखो लिया गया है कि 2 खिलाड़ी यानी कि 2 हीरो ऐसे थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, जो क्या कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को अगेंस्ट थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा इंग्लिश मीडियम है, जो भी इंग्लिश अंग्रेज़ों का स्कूल है वो बढ़े। भाई ये लोग जानते थे ये बहुत बड़े, मतलब बड़े बड़े थिंकर थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। तो वो लोग इसीलिए क्या करते थे, अपोज करते थे कि जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है, जो भी अंग्रेजी स्कूलें हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमको गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो वो सफल हो गए भाई, ये लोग नहीं रोक पाए महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, और वही चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 हीरो थे जो क्या करना चाह रहे थे, इसको रोकना चाह रहे थे। तो अगला टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, यानी कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि जो भी इंग्लिश एजुकेशन है, जो भी अंग्रेज़ों का शिक्षा है, वो हमें गुलाम बनाना चाह रही है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, महात्मा गांधी जो इतने बड़े हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, यानी कि जो अंग्रेज़ों का एजुकेशन, जो अंग्रेज़ों का शिक्षा है, वो हमें पूरी तरह से गुलाम बनाना चाह रही है, नौकर बनाना चाह रही है, और बना भी दी। जो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग जो कर रहे हैं ये क्या है, हमारा गुलामी बनना है। अभी भी समय है कि हम क्या करें, हिम्मत दिखाएं, इंटर तक सही से पढ़े, और इंटर के बाद जो भी आप करना चाह रहे हो, चाहे बिजनेस, चाहे कोई भी आइडिया आपके दिमाग में है, तो घर में कहिए उस बात को कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि डरिए, डरना नहीं है आपको। घर में जब इंटर पास हो जाना है, ठीक है, उसके बाद जो भी आप करना चाह रहे हैं वो खोल के कहिए घर में कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना
नहीं चाह रहा हूँ। अगर आपको जॉब करना है तो कोई बात नहीं, आपको जॉब करिए, आपको पसंद है जॉब करना, जॉब करिए। अगर आपको बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिना हेजिटेशन के, यानी कि घबराना नहीं है, जैसे इंटर पास करते हैं अच्छे नंबर से इंटर पास करिए और उसके बाद घर में जाके ये बात अपना रखिए कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरा पूरा मन बिजनेस में है। तो इस तरीके से क्या होंगे आप, इससे थोड़ा छुटकारा पाएंगे। किससे? इन स्लेव से, यानी गुलामी से थोड़ा छुटकारा पाएंगे। तो वही कह रहे हैं ये दोनों लोग, जो इंग्लिश मीडियम है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, वो हमें गुलाम बना रही है। देखो यहाँ महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है, यानी कि वेस्टर्न यानी कि इंग्लिश एजुकेशन है, वो हमें पूरी तरह से क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है, और हमारे प्राइड को, यानी कि हमारे गौरव को, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर रही है। कौन कह रहा है? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। देखो महात्मा गांधी जी कहते हैं, सीधा सीधा साफ साफ लिखा है, देयर वॉज अ पॉइजन इन द एजुकेशन, यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें जहर है। जहर किस लिए है? वो बच्चों को क्या कर रही है, पूरी तरह से गुलाम बना दे रही है। लिखा ना, देयर वॉज पॉइजन इन द एजुकेशन। कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं, इट वॉज सिंफुल, ये बहुत ही बड़ा पाप है इंडियंस के लिए, क्योंकि इंग्लिश क्या बन जा रहा है, इंस्लेव बन जा रहा है। इंस्लेव यानी कि गुलाम बन जा रहा है एजुकेशन के जरिए, ताकि एजुकेशन को बंद करना पड़ेगा जितना जल्दी, लेकिन ये लोग नहीं बंद कर पाए। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी चाहते थे, क्या चाहते थे? महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो इंडियंस एजुकेशन है, यानी कि जो भारत का शिक्षा है, वो क्या हो, फिर से लाया जाए और लोगों को समझाया जाए कि हमारा एजुकेशन क्या है, सबसे बड़ा डिग्निटी, सम्मान की बात है, और उसे पढ़ने से क्या होगा, हमारा ही संस्कृति आगे बढ़ेगी। लोग मतलब महात्मा गांधी समझाना चाहते थे, लेकिन लोग क्या होते हैं, समझ नहीं रहे थे, बस इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाह रहे थे, और अभी भी वही कर रहे हैं। जब ये आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया था जो काफ़ी ज़्यादा नामी हुआ था, क्या नाम था? नेशनल मूवमेंट चलाया था, ठीक है। वही लिखा है, ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे विद्यार्थियों से कि क्या करें, वो अपने ब्रिटिश एजुकेशन जो है उसको छोड़ के अपने पाठशाला में क्या हो, ज्वाइन हो जाएँ। अब देखो, अगर आप किसी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप जाके प्राइमरी में पढ़ें, ठीक है। आप नहीं चाहेंगे ना कि जब मैं जाकर प्राइमरी में पढ़ूँ, क्योंकि आपके दिमाग में फिक्स हो गया है कि प्राइमरी में एजुकेशन नहीं दिया जाता, वहाँ बस बैठ के क्या कन्वर्सेशन, बस बातचीत किया जाता है। तो वही से पहले भी उन दिमाग में, जब जो भी विद्यार्थी थे जो इंग्लिश मीडियम में जाने लगे थे, उनके दिमाग में बैठ गया था कि भाई अब हम पाठशाला में नहीं जा सकते, अगर पाठशाला में जाएंगे तो हमें कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें रहते हैं, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन में रहते हैं, तो हमें जॉब मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमें पैसे मिलेंगे, और उसी के चक्कर में लोग क्या हुए, बढ़ते चले गए। महात्मा गांधी कुछ नहीं कर पाए। एक चीज़ और दिया गया है, कह रहे महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भी हमारा एजुकेशन है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे पाठशाला हो, उसमें क्या हो, हमारे हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, ना कि अंग्रेजी लैंग्वेज को। अगर हम हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में समझेंगे और उस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये कहा नहीं, हम अपनी भाषा में पढ़ाएंगे ना, हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे क्या हो, अंग्रेजी भाषा सीख सकें। और हम लोग वही कर रहे हैं, क्या हो, अंग्रेजी के पीछे भागते रहते हैं कि हमें किसी तरह से अंग्रेजी बोलना आ जाए। क्यों? हिंदी गलत है क्या? हिंदी इतनी अच्छी भाषा है। लेकिन लोग क्या किए, अंग्रेजी सीखना चाह रहे थे, और अभी भी वही हो रहा है। एक चीज़ और कहा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, महात्मा गांधी कहते थे कि इस इंग्लिश एजुकेशन से बस क्या हो रहा है, बस रीड करवा रहे हैं और राइटिंग करवाने की, लिखवा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी भी वही होता है स्कूलों में। आप स्कूल जाते हैं, एक पीरियड से लेके 8वीं पीरियड तक क्या होता है, लिखवाया जाता है, पढ़वाया जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़वाया जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़वाया जाता है। कोई भी चीज़ समझाई नहीं जाती है कि इसके बाद क्या होगा, आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई बताता है? नहीं बताता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि महात्मा गांधी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इससे बस क्या किया जाता है, रीडिंग करवाया जाता है और राइटिंग करवाया जाता है। ओरल एजुकेशन कुछ होता ही नहीं है, मतलब बताया नहीं जाता कि इससे आप फ़ायदा क्या होगा, इससे काम कहाँ आएगा, बस साइन अल्फ़ा बीटा गामा हम लोग करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। देखो फिर बताया गया है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी हो, क्या करें, बनाना सीखें, यानी कि पीपल है टू वर्क, काम करना पड़े उनको, अपने हाथों से लिखना पड़े, यानी कि हाथों से बनाए कि जो पढ़ रहे हैं वो बना सके हाथों से। देखो वही चीज़ कह रहा है कि जो भारत के इस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 की, जो भी इंडियन इंजीनियर है, ठीक है, जो भी भारतीय इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बस उनको रटाया जाता है और लिखवाया जाता है, समझाया कुछ नहीं जाता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे अमेरिका के जो इंजीनियर, यानी कि जो USA के इंजीनियर हैं, भले उनको नौकरी मिले ना मिले, वो ऐसे ऐसे ऐप बना डालते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे सिस्टम बना डालते हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स बना देते हैं कि वो क्या होते हैं, उसी ऐप से वो लोग करोड़पति हो जाते हैं। और जो भारत के इंजीनियर वो क्या करते हैं, डिग्री ले लेते हैं इंजीनियरिंग की और आके गाँव में खेती करते हैं। तो वही कह रहा है कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने हाथों से कुछ बनाना चाहिए, पढ़ने के बाद क्राफ्ट वगैरह बनाना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे ये चीज़ें ऑपरेट करती हैं, कैसे काम करती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ये क्या करेगा, ये उनकी मदद ही करेगा किस तरीके से उनके दिमाग को
प्रभाव डालेगा। तो जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं उस पर आप काम करिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ किस पे मैं क्या बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इससे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये जो भी था ये हमारे महात्मा गांधी की सोच थी जो कि अच्छी थी। अब हम पढ़ेंगे टैगोर का सोच, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे। तो ये अगला टॉपिक है टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि टैगोर चाहते थे क्या हो, शांति का घर हो। जो भी हमारा भारत है वो क्या हो, शांति का प्रतीक हो, ना कि झगड़े वगैरह का। तो देखते हैं टैगोर जी का। कह रहा है पहला लाइन कि आप लोगों ने सुना होगा शांति निकेतन के बारे में। कौन था ये शांति निकेतन, पता नहीं कौन था, देखते हैं अभी। फिर कह रहा है डू यू नो वाई इट स्पेशली, क्या आप जानते हैं कि शांति निकेतन क्यों लाया गया था और किसने लाया था शांति निकेतन को। नहीं जानते हैं, चलिए जानते हैं, हम बताते हैं। देखो ध्यान सुनना फिर से, क्या कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, देखो 1835 में इंग्लिश वालों ने स्कूल बनवाया, तो उस तब की उसके आगे की बात है, कब की बात है, 1901 की बात है, कब 1901 की बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, यानी कि जब मैं छोटा था, तो मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग लगता था, यानी कि बोरिंग लगता था मुझे स्कूल जाना। वहाँ जाकर बैठे रहो, लिखो, बस लिखते रहो, बस लिखते रहो। स्कूल जाना ये काम नहीं होता है। स्कूल जाने का मतलब है कि मैं वहाँ कुछ सीखूँ। क्या सीखूँ, कुछ नहीं सीख रहा हूँ, बस स्कूल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। इसीलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि स्कूल क्या है, एक प्रिजन है, यानी कि एक जेल है। प्रिजन होता है जेल, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था जो स्कूल है वो क्या है, अंग्रेज़ों का एक जेल है, जहाँ हम जाते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं कि कैसे गुलाम बना जाए, कैसे नौकर बना जाए। वही तो हम सीखते हैं और वही हम करते भी हैं पूरी लाइफ में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे जेल की तरह लगता है, क्योंकि हम वहाँ कुछ सीखते ही नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल की शुरुआत की, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की 1901 में, ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ, कुछ सीखें और कुछ जानें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इसलिए बनवाएं ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ और पढ़ें और जानें कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है कलकत्ता में बदल गया। जब वो बच्चे थे, जब स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे, तो जब बड़े हुए तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खुलवाया, एक स्कूल, एक कॉलेज खुलवाया, जहाँ पर बच्चे आएँ और पढ़ें और जाने कि वहाँ कैसे पढ़ाई होती है और खुश रहें वो, ताकि वो जाने कि वो कैसे फ्री हो सकते हैं, कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें वो बना सकते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है। और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं उस पढ़ाई के बाद। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई साइंस का चीज़ पढ़ रहे हैं या फिजिक्स का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसके पढ़ने के बाद आप उसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक कॉलेज खोला ताकि बच्चे आएँ, जो भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर काम करें। ये नहीं कि आ रहे हैं लिख रहे हैं, आ रहे हैं लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। जो भी पढ़ाई होती है समझना होता है, आपको बस एनालाइज करना होता है कि आप कितना डिटेल में उसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ फिर से कहते हैं, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है, यानी कि जो अंग्रेज़ों का स्कूल है, वो क्या कर रहा, मार रहा है किसके, बच्चों के डिज़ायर को, यानी कि जो बच्चों की इच्छा है, उनको मान लो अगर इच्छा भी हो रही है कुछ काम करने का, तो स्कूल क्या कर रहा है, उसको ख़त्म कर दे रहा है। जैसे मान लेते हैं आप क्लास 8 में हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल ना आपको करने देगा, ना आपकी इतनी हिम्मत है कि आपके घर में जाके उस बात को बोल सकें कि पापा मुझे ये काम करना है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या हुआ है, आप पहले से ये चलते चले आ रहा है कि आप बोल नहीं सकते, कुछ चाहे तब भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के अंदर उतनी मतलब डर भर दिया गया है कि अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि हमको इंटर के बाद बिजनेस करना है, तो हम नहीं बोल पाते हैं। मैं खुद नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे अंदर उससे पढ़ाया गया है। लेकिन आप लोग अभी छोड़ने हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी आप क्लास 8 में हैं, आप पूरी चीज़ समझ के पढ़ के जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस करना चाहिए, फॉरेन जाना चाहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाइए, पढ़ के नौकरी करना चाहते हैं कोई, उसमें जाइए, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं उसमें जाइए, मतलब आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस डरना नहीं है। आपको क्या करना है, समझ के पढ़ना है। तो ये कह रहा है, इस तरीके से महात्मा गांधी जी का और टैगोर जी का जो थॉट था, यानी कि जो सोच थी वो एक तरह से थी। इसलिए इन दोनों का सोच इसमें बताया गया, इस चैप्टर में बताया गया है किस तरीके से टैगोर और महात्मा गांधी जी इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रहे थे। लेकिन ये लोग क्या हुए, नाकामयाब हो गए। क्यों, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो पूरी तरह से डोमिनेट हो गए थे पूरे भारत में अपने कॉलेज को लेकर, ठीक है। एक चीज़ और बताया गई है, ये लास्ट पॉइंट है, जब हमको आज़ादी मिली, यानी कि 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, तो इस पर डिबेट हुआ है। डिबेट यानी कि एक तरह से मीटिंग हुआ, एक तरह से क्या बोलते हैं कि नहीं, लोग बैठ के मीटिंग करते हैं 10-15 लोग। जब आज़ादी मिली तो ये मीटिंग हुआ कि भाई हमको आज़ादी तो मिल चुकी है, तब हमको क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को बदलना है कि अंग्रेज़ वाला ही लेके चलना है। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई अंग्रेज़ी सिस्टम ठीक है, बट उसमें कुछ और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। तो और सब्जेक्ट ऐड हुए, जैसे साइंस ऐड हुआ,
फिजिक्स ऐड हुआ, हिंदी ऐड हुआ, तो इस तरीके से 2-3 सब्जेक्ट ऐड होके वही सिस्टम अभी तक चलता चला आ रहा है। अगर हम चाहते तो उनको आज़ादी के बाद ये सब बदल सकते थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी चाहते तो इस आज़ादी को क्या कर सकते थे, यानी कि आज़ादी के बाद इस कॉलेज को बदल सकते थे, लेकिन क्या हुआ, नहीं बदला गया, वैसे ही चलता चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो बस इतना ही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।